बच्चा लोग, तो लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है और पैरेललोग्राम लॉ जानने से ज़्यादा ज़रूरी क्या कि अगर वो दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं तो उनका रिजल्टेंट के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं, है ना। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा रिजल्टेंट ज़्यादा उसकी तरफ होगा। यदि दोनों वेक्टर सेम होंगे तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में होगा ना, 45 डिग्री पे। क्लियर। तो जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हमेशा जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, दोनों के बिल्कुल बीच में ही बनेगा। क्लियर सभी को। कहने का मतलब ये कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में तो 90 डिग्री वाले में ये देखा, बट मान लो कि अगर ये एक वेक्टर A है और ये एक वेक्टर B है ना, जस्ट एक एग्जांपल की तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है दिस इज 120 डिग्री और A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड सेम है ना, मान लो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो जो इनका रिजल्टेंट बनेगा ना, पहले तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो ये जो रिजल्टेंट तुम्हारा बनेगा, तो इस केस में भी क्या होगा कि इधर जो एंगल आएगा ना वो 60 डिग्री आएगा और इधर जो आएगा वो भी 60 डिग्री। ऐसा कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तब। समझ आई बात सभी को। तो उस केस में ये दोनों एंगल सेम ही होंगे, ठीक है। जब ये 90 डिग्री पे होगा तो 45 हो जाएगा, अभी 120 था तो ये 60 हो गया। समझ आई बात तुम्हें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इससे देखो अब ये सर नया लॉ आ गया फिर, हाँ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। भूल जाओ अभी सब कुछ, ट्रायंगल लॉ याद करो। ट्रायंगल लॉ में मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर मैं कोई ऐसा वेक्टर बनाता हूं कि ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B, तो जब तुम वेक्टर A प्लस वेक्टर B करोगे, जब तुम वेक्टर A प्लस वेक्टर B करोगे तो मान लोगे कि तुम चलना कहाँ से चालू कर रहे हो, यहाँ से यहाँ पहुँचे फिर यहाँ पहुँचे तो डायरेक्ट यहाँ आ गए ना। डायरेक्ट नहीं आए, अभी इस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गए तुम, तो डायरेक्ट जाने वाला जो रास्ता होगा वही रिजल्टेंट कहलाएगा। डायरेक्ट जाने वाला जो रास्ता होगा वही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा हमने, इसके डायरेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा हमने, ठीक है। वो डायरेक्शन का फॉर्मूला किधर से आता था, एंगल ये अल्फा है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि दो ही वेक्टर ऐड नहीं करना है, 3-4 वेक्टर ऐसे जो ऐड करना है, समझ आया। तो सारे वेक्टर को तुम्हें क्या करना है, सबको तुम्हें हेड टू टेल रखना है। हेड टू टेल कैसे रखने से क्या होता है, वो सब इन सेम ऑर्डर आ जाता है ना, सेम ऑर्डर वाली बात याद है ना। तो मान लो मेरे पास 4 वेक्टर हैं ऐसे, एक वेक्टर A है, B, C और D, तो वेक्टर B मैंने इधर रख दिया, वेक्टर C मैंने इधर रख दिया और वेक्टर D मैंने इधर रख दिया, है ना। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार तुम्हें 2 ही वेक्टर ऐड करने पड़ेंगे, 2 से ज़्यादा भी तो करने पड़ सकते हैं। तो ये पॉइंट से तुम चलना चालू किया और सेम ऑर्डर में गए और ये पॉइंट पहुंचे। अगर मैं डायरेक्ट जाता यहाँ से यहाँ तो ये जो वेक्टर बना ना, ये वेक्टर कहलाता वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। ये रिजल्टेंट हो जाता हमारा, और ये भी एक वेक्टर ही आता। मान लो इसको मैं वेक्टर P बोल रहा हूँ, कुछ भी, ये रिजल्टेंट हो जाता। और दिशा भी यही होती ना, शुरू वाले पॉइंट से लेके लास्ट वाले पॉइंट जहाँ तक तुम गए। अगर एक चौथा भी ऐड करना है तो चौथा भी ऐड करो। अब वो डायग्राम समझ आ रहा है तुम्हें। कोई नया फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तुमने जो फॉर्मूला ट्रायंगल लॉ में पढ़ा वही पैरेललोग्राम लॉ में भी चलेगा। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में क्या है कि 2 वेक्टर को ऐड करता है वो और रिजल्टेंट देता है तुम्हें एक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड कर रहे हैं। तो सर इसमें कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड करने का हम बेटर तरीका सीखेंगे आगे जा करके। लेकिन अगर मैंने सिर्फ तुम्हें वेक्टर ड्रॉ करके दे दिया ऐसे सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट तुम मुझे ड्रॉ करके तो दिखा ही सकते हो ना। हाँ, ये बात सही है कि ये लाइन का लेंथ कितना होगा, इसका मतलब इस वेक्टर P का, है ना, ये वेक्टर P है तुम्हारा यहाँ से, है ना। इस वेक्टर P का मैग्नीट्यूड कितना होगा मैं कह रहा हूँ, अगर लेंथ पूछ रहा हूँ तो, और इसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन मतलब मान लो लेटर से इस एंगल की बात मैं पूछ दूँ तुमसे, ठीक है। तो वो अभी हम नहीं बता सकते। इसको करने के लिए हम आगे चल के बहुत ही आसान तरीका ढूंढेंगे, जो कि तुम देखोगे कि एक्चुअल में वो ट्रायंगल लॉ
जिससे भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। बट अभी पॉलीगन लॉ क्या है बस इतना समझ लो। क्लियर सभी को? क्या लिखोगे, सबके सब वेक्टर को तुम कैसे लिख रहे हो, तुम हेड टू टेल रख रहे हो ना, सारे के सारे वेक्टर्स। तो उस केस में जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो स्ट्रेट वेक्टर ऐड करेगा वही वेक्टर तुम्हारा क्या कहलाएगा, वही तुम्हारा रिजल्टेंट कहलाएगा। तुम्हें डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें डेफिनेशन लिख के नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना, अगर तुम्हारे माइंड में सवाल आया कि सर हम क्या लिखें, तो जो भी तुम्हें यहाँ से समझ में आया है ना, या फिर वीडियो सुनो, तुम्हें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, फ्रेंच, तमिल, जिसमें लिखना लिखो, तुम्हारी समझ में आना चाहिए। समझ आई बात तुम्हें? ठीक है, ताकि तुम्हें पॉलीगन लॉ क्या होता है ये माइंड में सेट हो जाए। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है ना, ये फिजिक्स का मेन पॉइंट है, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ना, तो पॉलीगन लॉ में अभी हमें उतना ही देखना था और हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। पॉलीगन लॉ में एक पॉइंट मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता सकता हूँ। देखो है ना, क्या, मुझे बताओ, अगर मेरे पास वेक्टर्स ऐसे हैं, ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, और मान लो ये हो गया वेक्टर डी। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे चले 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 यहाँ गए। तो बताओ रिजल्टेंट कैसे बनता था, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक बनाते हैं नाम, बिल्कुल। क्या यहाँ पे रिजल्टेंट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो गया? इसका मतलब जो रिजल्टेंट है उसका कुछ लेंथ होगा ही नहीं, है ना, रिजल्टेंट का कोई लेंथ होगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब रिजल्टेंट अगर मैं लिखूं, जिसको मैं वेक्टर p कह रहा था ना, इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d, कितना लेंथ है? ये तो पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही, एंडिंग पॉइंट भी यही, तो जीरो हो जाएगा ना। समझ आया? और जिस वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो उसको हम एक नाम देते हैं नल वेक्टर, है ना। इसका क्या नाम है? नल वेक्टर। क्लियर सभी को? ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलीगन लॉ में नल वेक्टर आता है, किसी भी वेक्टर जिसका रिजल्टेंट या जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो वो हमेशा क्या कहलाता है? नल वेक्टर। क्लियर? तो अगर तुम चल रहे हो तो ऑब्वियसली तुम मुझे बताओ, अगर मैं सारे साइड्स सेम ऑर्डर में ले लूँ, अगर मैं सारे साइड किसी भी पॉलीगन का, बोलो ये पॉलीगन है ना, पॉलीगन मतलब क्या होता है? तुम कुछ लोग बच्चे है ना सोच रहे हो कि पॉलीगन क्या होता है, पता नहीं है ना। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि 3 या उससे ज़्यादा साइड से बनता है। क्लोज्ड फिगर मतलब ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ये सब पॉलीगन्स हैं। समझ आया? पेंटागन, हेक्सागन। तो अगर मैं कोई भी शेप में चारों साइड या पांचों जितने भी साइड अगर मैं सेम ऑर्डर में ले लूँ तो उन सबका रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि अगर तुमने सबको सेम ऑर्डर में लिया ना, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ, देखो ना सब सेम ऑर्डर में ही घूम रहे ना ऐसे, तो उस केस में वो रिजल्टेंट जो टोटल आने वाला है वो कितना आने वाला है? जीरो। तो यहाँ पे तुम एक पॉइंट लिख सकते हो, क्या, कि इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन सेम ऑर्डर देन रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो। पॉज करके दोबारा सुन के लिख लेना। क्लियर? कोई सा भी पॉलीगन हो ना, ट्राइंगल हो तो भी होगा। अगर ट्राइंगल ऐसा ले लूँ मैं, ये ट्राइंगल ले लूँ, इधर ट्राइंगल बी लूँ और इधर ट्राइंगल सी लूँ, सॉरी साइड सी लूँ, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम ही हो गया। क्लियर सभी को ये चीज़? अब आगे बढ़ते हैं ना, देख लो कुछ फॉर्मूले हैं अब यहाँ। ठीक है, क्या फॉर्मूले हैं? देखो, अगर a और b इक्वल हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैं क्या करूँगा, मैं उस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे सबसे लास्ट में आऊँगा। मैं अभी सेकेंड नंबर पॉइंट पे आता हूँ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फॉर्मूला, नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये, अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर। कोई नया फॉर्मूला नहीं रटना तुम्हें, फॉर्मूला तुम्हें एक वही याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। सेकेंड पॉइंट पहले देखते हैं, आ जाओ। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, यदि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है और वही रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी जरूर 120 डिग्री होगा। मैं बोलूंगा तो थोड़ी मान लेना है, प्रूफ करते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं मान लेता हूँ कि ए बी और आर सब के सब ना ए के इक्वल है। अगर ए बी और आर इक्वल है तो मैं बी और आर की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो मैं ना सबको ए के इक्वल कर देता हूँ। आर भी ए के इक्वल है तो आर की जगह ए लिख दिया। ए तो ए है ही खुद तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब कितना 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब a इज इक्वल टू क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा ना 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा का क्या अंडर रूट। अब तुम बताओ मुझे इसके अंदर से है ना क्या हम रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, रूट 2a नहीं 2a स्क्वायर। एक एक करके करते हैं, एक बार में तुम्हें पकड़ में नहीं आएगी बात। मैंने अंदर क्या किया 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट पूरा आएगा ना। ठीक है, अब एक काम करो बोथ साइड को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट को हटाते ही हैं तो अपना काम आसान होगा। दोनों साइड को स्क्वायर कर दो तो बोलो ये स्टेप क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बन जाएगा, ये इधर ही करता है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा ना इज इक्वल टू इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि तुमने स्क्वायर कर दिया इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब क्या होगा इस ए स्क्वायर को इस ए स्क्वायर ने मार दिया तो 1 इज इक्वल टू है ना, इधर 1 बच गया, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। फिर क्या होगा ये 2 डिवाइड होकर इधर आ जाएगा तो हाफ आया, हाफ इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें है ना 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ माइनस 1 है ना, हाफ माइनस 1 होगा ना मतलब कितना माइनस हाफ। अब मुझे बताओ क्या हमने क्वेश्चन कर रखा है क्लास में कि कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है 120 डिग्री पे। 120 पे नहीं होती, याद करो ये 240 पे भी होता है। ऑल साइन टैन कॉस, तो एक बार नेगेटिव यहाँ आएगा कॉस और एक बार यहाँ आएगा ना, यहाँ दोनों में तो कॉस पॉजिटिव होगा। एक आंसर 120 आएगा और दूसरा 240 आएगा। ये हमने कर लिया है क्लास में क्वेश्चन और ये तुम्हें करना आना चाहिए ना। इसीलिए जो हमने क्वाड्रेंट वाली चीज़ सीखी, मैंने बोला था ना हम ट्रिग्नोमेट्री उतनी पढ़ेंगे जितना हमें काम आएगा। क्लियर, देखो आ गया ना काम। तो अब तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू, वो मैं फिर से नहीं कर रहा, वो तुम्हें करके आना चाहिए, पिछले वाले वीडियो में देखना अगर तुम भूल गए हो तो। थीटा की वैल्यू एक 120 डिग्री होगी और एक थीटा की वैल्यू क्या होगी 240। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा क्या होता है कि जो दो एंगल अवेलेबल हैं उनके बीच में से जो छोटा वैल्यू है ना वही तुम्हारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, वही तुम्हारा एंगल होगा ना। मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर दो वेक्टर हैं, जैसे मान लो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, इसमें एक तरफ से अगर मैं एंगल मेजर करता हूँ तो मान लो ये 120 डिग्री आ रहा है और दूसरी तरफ से करूँगा तो 240 डिग्री आएगा। तो मैं एंगल किसको बोलूँगा स्मॉलर ऑफ द टू 120। यही लिखा था ना उस पॉइंट में, बोलो यही लिखा है ना। इफ़ ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर तब थीटा की वैल्यू क्या होगी 120। तो यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनके बीच में कितना एंगल होगा 120। इसका डायग्राम भी बना के देखता हूँ ना। देखो ये मैंने बनाया है 120 जैसे ही एंगल है, इसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा ना देखते हैं। चलो बनाते हैं। जस्ट ये दिखा रहा हूँ, ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा भावनाओं को समझ रहा हूँ। ठीक है, भावनाओं को समझना अति आवश्यक। मान लो ये एंगल 120 है तो इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। अब तुम देखना मैं हर जगह जब रिजल्टेंट बनाऊंगा ना पैरेललोग्राम लॉ से बनाऊंगा, क्योंकि टेल टू टेल रख के वेक्टर बनाना ना ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये बात तुम भी फील कर रहे हो। तो ये रिजल्टेंट तुम्हारा रिजल्टेंट होगा। तो वो क्या कह रहा है कि यदि ये 5 आया और ये 5 आया और ये 5 आया ना, मतलब ज़रूर ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, तभी ऐसा हो सकता है। समझ आई बात। और ऐसा हुआ, अभी हमने प्रूफ किया मैथ्स से ना कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अगर तीनों सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड, तीनों कौन, दो वेक्टर और रिजल्टेंट, इसका मतलब जरूर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्री। क्लियर, वो मैंने तुम्हें प्रूफ दिखाया, वो थीटा 120 तक प्रूफ तुम लोग नोट करोगे इसको, है ना।
और चाहो तो एक एग्जाम्पल की तरह ये ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखो ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर कितना है वो बात हो रही है। तो जो हमारे पास इधर जितनी भी चीज़ हमने ड्रॉ की है ये सबको हम लोग एक बार इरेज कर लेते हैं ना। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। ध्यान से देखो, मैं 2 पॉइंट लिखूंगा यार, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं थर्ड की। तो पहला पॉइंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको हम वेक्टर सी का भी मैग्नीट्यूड कह रहे हैं और जिसको हम क्या कह रहे हैं, आर, है ना, हम किसको क्या करें, आर। तो फॉर आर टू बी मैक्सिमम, है ना, फॉर आर टू बी मैक्सिमम थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब अगर दो का सम, अगर एक वेक्टर 4 है और एक वेक्टर 5 है, इसका तुम्हें मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए तो दोनों को सेम दिशा में होना जरूरी है। थीटा 0 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल, मतलब दोनों की दिशा सेम हो जाएगी ना, इसीलिए ये वैल्यू होती। तुम करके देखना ये कितना आता है बताओ। अगर थीटा 0 है ना, इफ थीटा इज 0, तो हमने पहले ये चीज प्रूव कर रखी है ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमने प्रूव किया है ना लास्ट लेक्चर में। तुम कुछ भी कर लो, थीटा की वैल्यू अपने मन से तुम कुछ भी डालो, 0 छोड़ के कुछ भी डालो, है ना, तुम देखना वो वैल्यू हमेशा इस a प्लस बी से कम ही आएगी। मतलब अगर मैं a का मैग्नीट्यूड 4 रखूँ और b का 5 रखूँ तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 9। तुम ट्राई करके देखना, तुम थीटा की वैल्यू 30 लेना, 45 लेना, 60 लेना, 90 लेना, कभी भी वो वैल्यू तुम्हें 9 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। किसकी वैल्यू, इसके मैग्नीट्यूड की। क्या फॉर्मूले में डालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 डाल के देखना, 30 डाल के देखना, 60 0 डालोगे तब तो ये वैल्यू फॉर्मूला आएगा, हमने बना रखा है। 90 डालोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तुम कुछ भी वैल्यू डाल के देखना, अगर एक का मैग्नीट्यूड तुम लेटस से 4 और 5 ले रहे हो तो ये मैग्नीट्यूड हमेशा 9 ही मैक्सिमम आएगा, उससे ज़्यादा तुम जा ही नहीं सकते। समझ आई बात सभी को। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी रिजल्टेंट का। और मैक्सिमम दो वेक्टर रिजल्टेंट कब होगा, जब दोनों वेक्टर कैसे हों, पैरेलल, सेम दिशा में। याद रहेगा ये पॉइंट। सिमिलरली मिनिमम कब होगा, है ना, सेकेंड पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट, फॉर मिनिमम ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको हम सी का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, जो कि हमारा रिजल्टेंट आर होता है। तो फॉर आर टू बी मिनिमम, मिनिमम होने के लिए क्या कंडीशन है, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जब दो वेक्टर ऐसे होते हैं तो दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। याद करो, इधर 4 है, इधर 5 है, तो 5 और 4 माइनस होकर के इस दिशा में 1 बचेगा ना सिर्फ। समझ आया। सिमिलर मान लो इधर 10 है और इधर 5 है, ठीक है, तो ये 10 और ये 5, तो 10 से 5 माइनस हो जाएगा और रिजल्टेंट इधर ही बचेगा, लेकिन सिर्फ 5 बचेगा, 10 माइनस 5। ये हमने करके देखा था ना। तो जब आर मिनिमम होता है तो कब होगा आर मिनिमम, जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 180। क्लियर। अब ये जो तुमने पॉइंट लिखा ना, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया पहले एग्जाम में। एक काम करते हुए क्वेश्चन करेंगे, फिर हम पॉइंट नंबर 5 और 1 समझेंगे। ये देखो क्या है क्वेश्चन, है ना, वो क्या कह रहा है कि यदि ए का मैग्नीट्यूड 8 है और बी का मैग्नीट्यूड 4 है, देन रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मे बी इक्वल टू, उसने तुम्हें एंगल बताया ही नहीं, एंगल बताया ही नहीं उसने कि कितना एंगल है, लेकिन वो कह रहा है कि 6 ऑप्शन दे दिए ना, 4 आते हैं, 6 दे दिए मैंने तुम्हें, ए बी सी डी ई एफ। ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है ये इनमें से किसके इक्वल हो सकता है। तो जाहिर सी बात, मुझे बताओ आर मैक्स कितना होगा, जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो वो जरूर 12 होगा ना, ए प्लस बी। और आर मिनिमम कितना होगा,
8 माइनस 4 4। आर मैक्स की वैल्यू होगी जब एंगल थीटा 0 होगा। उसने एंगल बताया नहीं तो हो सकता है वाली बात है ना, तो 0 भी हो सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं पता, लेकिन हम मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिजल्टेंट ले सकता है वो 12 है, और जो सबसे कम ले सकता है वो 4 है। इसका मतलब 4 से 12 के बीच में ही सारे वैल्यू आएंगे ना, बाकी और कुछ आ ही नहीं सकता। दैट मीन्स कि मेरा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट 2 और 16 कभी नहीं हो सकते, क्योंकि 2 मिनिमम से कम है, 16 मैक्सिमम से ज़्यादा है। समझ आई बात? इसलिए इस क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, 4, 6, 8 और 12। एग्जैक्ट कितना होगा ये तो हम नहीं बता सकते, है ना, एग्जैक्ट कितना होगा ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि उसने थीटा नहीं बताया, बट इनमें से कुछ भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड अपॉन थीटा कितना है। क्लियर? ठीक है, थीटा कितना है उसने नहीं बताया, बट चारों में से कोई भी आंसर हो तो ये चारों हमारे करेक्ट ऑप्शन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये चारों सही है। क्लियर सभी को? ये जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था तुम्हें, बात है ना। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तुमने 4 ऑप्शन दिए तो उसमें से एक ही सही था। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दे दूँ ऐसे, ऑप्शन ए मान लो 2 दे देता, बी में 3 दे देता, सी में 7 दे देता और डी में 15 दे देता, तो तुम मार्क कर देते ना आंसर, क्योंकि 7 जो है वो मैक्स से मिन के बीच में आ रहा, बाकी कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, 2 और 3 जो है वो मिनिमम से भी कम है और 15 जो है वो मैक्सिमम से ज़्यादा है। तो ये आंसर इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मैंने तुम्हें थोड़ा समझाने के लिए 6 ऑप्शन दिए। क्लियर सभी को ये चीज़? आओ अब बाकी पॉइंट देखते हैं यहाँ पे ना। पॉइंट नंबर 1 को पहले कवर करते हैं। देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 कवर करने के पहले ना ध्यान से देखो, हमने cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले डिराइव किए थे और sin 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला डिराइव किया था ट्रिग्नोमेट्री में, उसका हम यहाँ पे कुछ यूज करेंगे। बट पहले जो उसने वेक्टर के टर्म में बोला वो समझ लेते हैं कि यदि a और b इक्वल हो, एक कंडीशन हमने और पढ़ी है ना, क्या? a और b इक्वल हो और वही r के भी इक्वल हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ a और b को इक्वल बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ a और b इक्वल है। अब r के इक्वल होगा, r के इक्वल कब होंगे a और b? जब थीटा 120 हो। इसका मतलब यहाँ मैं थीटा 120 की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, वो कितने भी एंगल पे हो सकते हैं। मतलब a इधर भी हो सकता है, b इधर हो सकता है, या a इधर हो सकता है, b इधर हो सकता है, a इधर हो सकता है, b इधर हो सकता है, कुछ भी एंगल होंगे। समझ आई बात? तो एक जनरल फॉर्मूला बनता है किसका? रिजल्टेंट का, वो अपने को बनाना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला आएगा देखो, है ना, मुझे बताओ। r का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का क्या? अंडर रूट। अब ध्यान से देखो ना, वो क्या कह रहा है? a और b सेम है, तो मैं सबको a के इक्वल ही कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सबको मतलब b को a के इक्वल कर देता हूँ, और ये 2a इंटू a कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर cos थीटा। तो ये सम क्या होगा? तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ये हमने पहले भी किया था, इसमें 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब ध्यान से देखो ना कि इस 1 प्लस cos थीटा के साथ मैं क्या करूंगा। इधर देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला तुमने 2 पढ़ा, क्या? एक पढ़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक पढ़ा तुमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके पढ़े तुमने? cos 2 थीटा के। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसी को ना मैं, अगर मैं इस 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिखूं, ध्यान से देखो, है ना, अगर मैं इसको सिर्फ थीटा लिखूं, ऐसा कब होगा? जब मैं क्या करूंगा, इफ 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा, देन, तो मुझे बताओ, जहां थीटा होगा वहां थीटा बाई 2 हो जाएगा ना। सिंपल सी बात, अगर 2 थीटा की जगह मैं सिर्फ थीटा लिख रहा हूँ तो ज़रा सर ये थीटा थीटा कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, वो मैं नहीं कह रहा। इक्वल टू लिखने का मतलब ये है कि जहाँ थीटा था, सॉरी जहाँ 2 थीटा था
वहाँ अगर तुम सिर्फ थीटा लिख रहे हो मतलब तुमने एंगल को हाफ कर दिया, तो जहाँ जहाँ भी एंगल है ना सारे एंगल हाफ हो जाएंगे। जैसे कोई 2 थीटा का हाफ कितना हुआ 1 थीटा, उसी तरह यहाँ जो थीटा है ये भी हाफ हो जाएगा, बाकी और कुछ हाफ नहीं होगा, सिर्फ थीटा हाफ होगा। जितने भी एंगल लिखे हैं सब अपने अपने हाफ हो जाएंगे। मतलब जहाँ 2 थीटा लिखा है वो सिर्फ थीटा हो जाएगा, थीटा लिखा है वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनता है ना देखो क्या बनेगा, ये तो 1 माइनस सेम ही होगा, -2 साइन स्क्वायर, सिर्फ थीटा की जगह थीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ आया? जहाँ थीटा लिखा है मतलब अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री थी तो अब तुम यहाँ पे 60 ना लिख के 30 लिखोगे। क्लियर सभी को? ये बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर? तो इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट मिकी माउस बॉक्स अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें पहले वाला फॉर्मूला याद है cos 2 थीटा का ये वाला, तो बस तुम्हें क्या दिमाग में रखना है कि हर एंगल को आधा आधा कर देना है। 2 थीटा की वैल्यू थीटा, सिर्फ एंगल आधा करना है, याद रखना। जहाँ 2 थीटा लिखा है वो थीटा हो जाएगा और जहाँ थीटा लिखा है वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ मुझे? करते हैं, चलो आ जाओ। ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 थीटा की जगह फिर थीटा आ जाएगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ हो जाएगा थीटा बाई 2, और ये तो -1 अलग से हो गई। समझ आई बात? तो थीटा की जगह तुम्हें क्या लिखना है? थीटा बाई 2। अभी तुम्हें देख के लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लेक्स, बट जब मैं अप्लाई करूँगा ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल करूँगा सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ ध्यान से देखो और समझो। अब तुम मुझे बताओ, कॉस थीटा के 2 फॉर्मूले मेरे हाथ में, मैं यहाँ पे ना दोनों में से कोई एक वैल्यू डालना चाहता हूँ, दोनों में से कोई एक वैल्यू डालना चाहता हूँ। मान लो मैंने क्या सेलेक्ट किया कि मैं ये वैल्यू डालूंगा। ठीक है, इस वैल्यू को लिख लेना। मैं अभी यहाँ से इसको इरेज करूँगा क्योंकि मुझे नीचे सॉल्व करना है, तुम उसको इधर नीचे लिखना। ठीक है, लेट अस से कि मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 डालना चाहता हूँ। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ फॉर्मूला ना दूसरा। क्या फॉर्मूला था हमारा? कॉस थीटा का दूसरा फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगी बात, है ना, जैसे ही वो फॉर्मूला ड्राइव होके आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मुझे इसके आगे करना है काम, है ना, तो हम आगे बढ़ाते हैं। देखो इक्वल टू मैं इसे क्या लिखूंगा? 2a स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 ना, ये पूरा ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट भी हम बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये 1 और वो पीछे वाला -1 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये जो 1 है वो इस 1 से मारा जाएगा। और ये भी याद रखना कि अभी भी इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है? अंडर रूट। ठीक है, तो इक्वल टू ये क्या बचा बताओ? 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हारा वही ब्रैकेट है ना। चलो कोई नहीं, भावनाओं को समझो। और पूरा का पूरा चीज़ कैसा? स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट। अब तुम ध्यान से देखो, इसमें ना सारे टर्म स्क्वायर हैं। ये जो टर्म है ये 2a का स्क्वायर है, और ये जो टर्म है ये कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर है। कॉस थीटा बाई 2, ऐसा मत सोचना कि सर कॉस थीटा बाई 2 को स्क्वायर करेंगे तो वो थीटा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। नहीं, एंगल वाली चीज़ स्क्वायर नहीं होती। कॉस थीटा बाई 2 निकालोगे फिर उसको स्क्वायर करोगे, इसका मतलब ये कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर है। तो अगर मैं इन सब का स्क्वायर रूट कर दूँ ना, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2a, और इसका स्क्वायर रूट आएगा सिर्फ कॉस थीटा बाई 2। ये आया मेरा किसका वैल्यू? ये आया मेरे रिजल्टेंट का वैल्यू। r इज इक्वल टू, अब इतनी देर हमने क्या किया? तुम्हें ये चीज याद रखनी है बस, क्या किया हमने इतनी देर। अब देखो, है ना, एग्जाम्पल।
इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू 5 एंड थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, फाइंड r। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा करो, या देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डालो। सॉल्यूशन मैं क्या करूँगा, r की वैल्यू होगी 2a, कितनी वैल्यू a की 5, cos ऑफ थीटा बाई 2, इसको बाई 2 करो कितना है, cos 60 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 इंटू cos 60 हाफ, मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू है 5। आ गया ना 5? अरे यार तीनों सेम आ गया, कैसे? क्योंकि थीटा मैंने 120 लिया था। समझ आई बात? ज़रूरी नहीं है सेम, अगर तुम थीटा 120 नहीं लोगे ना तो आंसर अलग भी आएगा, है ना। एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू 5, मान लो 5 ही ले लें, एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब a और b के बीच का एंगल कितना है, 60। फाइंड r। क्या फाइंड करना है मुझे, r। तो क्या करना होगा तुम्हें, सीधा r का सॉल्यूशन, r इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, मतलब कॉस ऑफ 30 डिग्री है ना, थीटा बाई 2। बोलो 10 इंटू √3 बाई 2 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आ गया, 5√3। ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो गया। समझ आ गया क्या करना था? करना तुम्हें इतना आना चाहिए, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना, तभी तो तुम्हें फील आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअल में। क्लियर? तुमसे सर ये तो इतना टफ है, पहले आप बता देते। सिर्फ फॉर्मूला बताने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला कैसे आया, तभी मज़ा आएगा पढ़ने का। तुम्हें ये फॉर्मूला पूरा जो मैंने ड्राइव किया, ऐसे डेरिवेशन नहीं आएंगे एग्जाम में, अप्लाई तुम्हें इतना ही करना है। लेकिन अब तुम देखो, उतना चीज़ तुमने देखा तो अब तुम्हें ये चीज़ बड़ी आसान सी लग रही होगी ना, ये डेरिवेशन करके जो मैंने आंसर निकाला। इसलिए इस तरीके से पढ़ना चाहिए। समझ आई बात? तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। एक पॉइंट अपना रह गया था ना लास्ट वाले पेज में, कौन सा पॉइंट रह गया, सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को समझते हैं, आ जाओ ना, ये पॉइंट क्या है। छोटा सा चीज, पॉइंट मत पढ़ोगी, पहले समझो। अगर मैं वेक्टर ए इधर बना रहा हूं और वेक्टर बी इधर बना रहा हूं, और मैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले रहा हूं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ए और बी का रिजल्टेंट कितना आएगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो ए और बी का रिजल्टेंट कितना आएगा? बिल्कुल बता सकते हो। दो तरीके अब तुम्हें आने चाहिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, मुझे बताओ क्या अगर मैं बी वेक्टर को, जो बी वेक्टर है, क्या मैं उसको माइनस ए वेक्टर लिख सकता हूं? माइनस किसी वेक्टर को करते हैं, इसका मतलब क्या, तुमने मैग्नीट्यूड सेम रखा लेकिन तुमने क्या किया, दिशा बदली। तो देखो जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही बी का मैग्नीट्यूड है, लेकिन दिशा एग्जैक्टली उल्टा है ना, एग्जैक्टली 180 पे बना हुआ है, तो मैं बी को माइनस से लिख सकता हूँ ना। तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, तो कितना हो गया, 0। समझ आई बात? और एक तरीके से तुम बता सकते थे, ये तो मैंने फर्स्ट तरीके से बताया। क्या फाइंड किया तुमने, ए और बी का रिजल्टेंट है ना, ए और बी का रिजल्टेंट फाइंड किया, तो बी की जगह माइनस ए लिख सकता था मैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली ए का उल्टा है बस, तो ये 0 आया। और एक तरीके से बता सकता हूँ मैं वेक्टर ए प्लस बी, कैसे बता सकता हूँ, क्या ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा ना, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या करना है, 2a cos थीटा बाई 2। तो अब अगर मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जाऊँ, है ना, तो क्या आएगा, 2 इंटू ए मतलब 5 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बोलो थीटा कितना एंगल है इन दोनों के बीच में, 180 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री बाई 2 कितना होगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ये वैल्यू 0 ही आएगी ना, फिर आते हैं 0। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है लास्ट पॉइंट, वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास n वेक्टर्स हैं इक्वल इन n, अभी मैंने 2 लिए है ना, अभी मैंने 2 ही वेक्टर लिए,
वो n वेक्टर कह रहा है, कितने भी हों, 4 5 6 8 10, बट सबका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल, सच दैट एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, सबके बीच का एंगल क्या है, सेम। ऐसा कैसे हो सकता है सर सेम, मैं तुम्हें एग्जांपल, और ये 360/n उसने फॉर्मूला भी लिख दिया, भगवान जाने क्या है ना, देखते हैं। मुझे बताओ, इधर मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ 5 मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, इधर मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ वेक्टर बी 5 मैग्नीट्यूड, इधर मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ वेक्टर सी 5 मैग्नीट्यूड, और इधर मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ वेक्टर डी 5 मैग्नीट्यूड। क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जब मैं ऐड करने जाऊंगा, हाँ। क्या वेक्टर सी वेक्टर डी भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जब मैं ऐड करने जाऊंगा, हाँ, क्योंकि सी और डी देखो एक दूसरे के उल्टा है ना जस्ट, तो इसका भी रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। यहाँ पे दो वेक्टर थे तो दोनों के बीच का एंगल कितना आया, 180। इस 360/n की जगह 2 रखो, बोलो 360/2 करोगे 180 आएगा ना। 4 वेक्टर है, कितना एंगल है सबके बीच में, 90 का एंगल है ना, n की जगह 4 डालो, आ गया ना 90, इसका भी रिजल्टेंट कितना है, 0। तो वो क्या कह रहा है कि जब भी तुम्हारे पास n वेक्टर्स हो और सबका मैग्नीट्यूड सेम हो और सबके बीच में एंगल भी सेम हो, यहाँ 180 था, यहाँ कितना हुआ, यहाँ वो एंगल 90 हुआ, ठीक है। और बढ़ा सकते हो तुम, 8 वेक्टर बना सकते हो, 12 बना सकते हो, 5 भी बनेंगे ना, उसमें भी रिजल्टेंट 0 आएगा। ये बात और है कि तुमको इसी तरीके से समझ नहीं आएगा, बट अगर मैं 5 वेक्टर बनाऊँ ना तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा ना, मान लो ये एक वेक्टर बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना और ये पांचवा, तुम देखोगे ये एक दूसरे को ना कैंसिल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, एग्जैक्टली कैंसिल कब होता है, जब बिल्कुल 180 उल्टा उल्टा होना। लेकिन फिर भी जब तुम इन पांचों को ऐड करोगे ना, यदि ये एंगल सेम है, बोलो 360 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 72 डिग्री आएगा ना। तो यदि ये एंगल 72 डिग्री के बराबर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये पांचों का सम फिर से 0 आ जाएगा। तो सबका सम 0 होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि जो वेक्टर ऐड हो रहे हैं वो सब सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ना, एक्टिंग एट अ पॉइंट मतलब सब एक जगह मिले हुए, देखो ये भी एक जगह पे है और ये भी सब एक जगह मिला हुआ है और ये भी दोनों एक जगह मिल रहे हैं आकर के। ऐसे भी तुम्हें पता है किसी भी वेक्टर को हम हेड टू टेल या टेल टू टेल तो सबको रख सकते हैं ना, तो तुम सब वेक्टर को क्या करो, टेल टू टेल रख दो। इसीलिए वो एक्टिंग एट अ पॉइंट की बात कर रहा है। एट अ पॉइंट का मतलब यही है कि सब वेक्टर तुम अगर टेल टू टेल रख दो, है ना, ठीक है। तुम टेल टू टेल नहीं भी रखोगे, तुम्हें पता है कि वेक्टर को हम कैसे भी रखें सम तो वही आएगा, क्योंकि जब टेल टू टेल रखते हैं तो उस वक्त याद करो एक जगह पैरेललोग्राम लॉ बन जाता था, वही हेड टू टेल रखते ट्रायंगल लॉ बन जाता था, बट उससे रिजल्टेंट थोड़ी चेंज होता था। तो एट अ पॉइंट का मतलब क्या है कि जस्ट तुम फिगर को समझने के लिए ना, कि तुमने टेल टू टेल रखा सबको, ठीक है, जस्ट देखने के लिए। अगर तुम टेल टू टेल नहीं रखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, रिजल्टेंट तभी भी 0 ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबके बीच का एंगल सेम है ये पता नहीं कर पाएंगे हम, है ना, अगर टेल टू टेल नहीं रखेंगे तो। बोलो ऐसे रख रहा हूँ मैं, तभी तो समझ आ रहा ना कि सारे एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो यदि सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और सबके बीच का एंगल भी सेम है, तो उन सबका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर। लेकिन सबके बीच का जो सेम एंगल है वो कब सेम होगा, सबके बीच का एंगल, 4 वेक्टर होंगे तो एंगल 360/4 90 हो जाएगा, 5 वेक्टर होंगे 360/5 72 हो जाएगा, 6 होंगे तो 360/6 60 हो जाएगा। क्लियर। मतलब सब एक दूसरे से बराबर बराबर एंगल पे। 2 है तो तुम देखो इधर 180 डिग्री है ना, 4 है तो 90 90 90 90, 5 है तो 72 72, तो ऐसे 6 बनाओगे तो 60 60 होगा और सबका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो ये तुम्हारे कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं, क्लियर, जो वेक्टर में हमने सीखा। इसके लिए तुम ये एग्जांपल्स भी ड्रॉ कर लेना, और जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे तुम्हें ड्रॉ करके दिखाई हैं वो जस्ट तुम लिख लेना अपने नोट्स में। क्लियर। ये जो पूरा का पूरा हमारा विद एग्जाम्पल वाली चीज़ हो गई। क्लियर सभी को ये। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो तुम्हें याद रहेंगे तो क्या होगा, तो जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ी हुई रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर को हम प्योरली एडिशन ऑफ वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, कि ये सब जो हमने किया उसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में कैसे होता है, ठीक है। ये तुमने कुछ शॉर्टकट सीखे। तुम अगर ध्यान से देखो तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अब तक एक ही सीखा है कि वेक्टर ऐड कैसे होता है, ठीक है। उसमें मैंने तुम्हें छोटे छोटे पार्ट सिखाए। अब इस वेक्टर एडिशन पे कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ना। जय भारत।